हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। आज हम शिक्षा तथा मनोविज्ञान में संबंध को देखेंगे। इस प्रकार के चैप्टर से सीटीईटी, यूपीटीईटी और रीट और एमपीटीईटी जैसे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम इस बारे में पढ़ाई करते हैं। शिक्षा और मनोविज्ञान सिद्धांत तथा व्यवहार का समन्वय है। शिक्षा और जो मनोविज्ञान होता है वह आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान का पारस्परिक संबंध मानव के समन्वित और संतुलित विकास के लिए आवश्यक है। यदि शिक्षा और मनोविज्ञान आपस में क्या है, संबंधित हैं, और यदि इनका संतुलित विकास के लिए भी आवश्यक है। यदि शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध सही तरीके से नहीं होगा, यदि आपकी शिक्षा अच्छे तरीके से नहीं होगा तो आप संतुलित विकास नहीं कर पाएंगे। और देखिए, शिक्षा के समस्त कार्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। बिल्कुल सही। बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाते समय किन मनोविज्ञान की विधियों का प्रयोग करना है, सिद्धांतों का प्रयोग करना है, यह सब शामिल होता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसे की व्याख्या करता है, यानी बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे को किस प्रकार सिखाया जाता है, बच्चे अधिगम किस प्रकार करते हैं और कैसे अधिगम करते हैं, यह सब शामिल होता है। शिक्षा सीखने के क्या को प्रदान करने की चेष्टा करती है कि बच्चे क्या सीखें, बच्चे को क्या सिखाया जाए, बच्चे को कैसे सिखाया जाए और बच्चे का अधिगम कैसे करवाया जाए, यह सब शामिल होता है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के क्यों और कब से संबंधित होता है, ये भी इसमें मैं बता चुका हूँ। देखिए, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है मानव व्यवहार। देखिए, मानव व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए मानव व्यवहार में क्या शामिल होती है, शिक्षा शामिल होती है और पेडोलॉजी, साइकोलॉजी शामिल होती है। इस संबंध में दो विद्वानों के विचार जरूरी हैं। ब्राउन, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। बिल्कुल सही। यदि आप किसी बच्चे को अच्छा एजुकेशन देंगे, व्यवहारिक एजुकेशन देंगे, तो उसके व्यवहार में ज़रूर परिवर्तन होगा, क्योंकि वह समझ पाएगा क्यों और कैसे होता है। पिल्सबरी, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान। बिल्कुल, मानव व्यवहार किस तरीके से काम करता है, मानव व्यवहार को कैसे परिवर्तन किया जाता है, मानव व्यवहार को कैसे सीखा जाता है किसी व्यक्ति के बारे में, यह सभी मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। और देखिए, इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का संबंध मानव व्यवहार से है, यानी शिक्षा का संबंध भी मानव व्यवहार से है और मनोविज्ञान का संबंध भी मानव व्यवहार से है। और पूरा मानव व्यवहार ही साइकोलॉजी के अनुसार होता है और उसी के द्वारा उसका अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन करके उसे उत्तम बनाती है। बिल्कुल, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप बुकों को पढ़ेंगे, आपके व्यवहार में क्या आने लगेगा, परिवर्तन आने लगेगा। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। बिल्कुल सही। जो पेडोलॉजी रहती है, जो साइकोलॉजी होती है, वह किसका अध्ययन करती है, तो यह मानव के व्यवहार का अध्ययन करती है। और देखिए, इस प्रकार शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध होना स्वाभाविक है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा मानव का व्यवहार परिवर्तन होता है और मानव व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या होता है, संबंध होता है। और देखिए, पर इस संबंध में मनोविज्ञान शिक्षा को आधार प्रदान करता है। शिक्षा को अपने प्रत्येक कार्य के लिए मनोविज्ञान की स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है। बिल्कुल सही कि किसी बच्चे का अधिगम कैसे कराना है, किसी बच्चे का कितना तेज अधिगम कराना है, कितना स्लो अधिगम कराना है, बच्चे किसी कार्य को कितने जल्दी सीखें, ये सब किसके द्वारा पता चलता है, यह सब मनोविज्ञान के द्वारा पता चलता है। बीएन झा ठीक ही लिखा है, शिक्षा जो कुछ करती है और जिस प्रकार वह किया जाता है उसके लिए उसे मनोविज्ञान खोजों पर निर्भर होना पड़ता है। यानी आप किस प्रकार बच्चे को तेज़ी से सिखा सकते हैं, बच्चे के व्यवहार में किस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं, किसी के व्यवहार का अध्ययन कैसे कर सकते हैं और उस व्यवहार का अध्ययन करके उसके व्यवहार में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, यह सब मनोवैज्ञानिक खोजों पर ही निर्भर करता है, यानी कि साइकोलॉजी पर, पेडोलॉजी पर डिपेंड करता है। मनोविज्ञान वह स्थान
इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि उसने शिक्षा के सब क्षेत्रों को प्रभावित करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए हैं। बिल्कुल, जब मनोविज्ञान जब उसका एक अलग से अध्ययन किया जाने लगा तो उसमें शिक्षा में क्या किया, परिवर्तन किया, अधिगम के सीखने पे परिवर्तन किया और शिक्षा को बेहतर बनाने पर उसमें क्या किया, चेंजेस किया और शिक्षा को बेहतर बनाया किसने, मनोविज्ञान ने। इस संदर्भ में रायन के ये सारगर्भित वाक्य उल्लेखनीय है कि आधुनिक समय के अनेक विद्यालयों में हम मित्रता संघर्ष का वातावरण पाते हैं। अब इसमें परंपरागत और औपचारिकता, मजबूरी, मौन, तनाव और दंड के अधिकतर दर्शन नहीं होते। बिल्कुल सही। जब पहले साइकोलॉजी को जब पढ़ाई में शामिल नहीं किया गया था तब शिक्षा का केंद्र कौन होता था, टीचर होता था। अब बच्चे शिक्षा का केंद्र हैं और विद्यालय का वातावरण कैसा रहता था, अनुकूल नहीं रहता था। बच्चों को शारीरिक दंड दिया जाता था, उन्हें पर ज़्यादा मजबूरी थोपी जाती थी कि यही पढ़ना है, इसी प्रकार पढ़ना है, जैसे मैं पढ़ाऊँगा वैसे ही पढ़ना है। लेकिन जब मनोविज्ञान आया तो मनोविज्ञान में शिक्षा का केंद्र बच्चों को बना दिया गया। खेल खेल के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाने लगी और अन्य तरीकों से भी शिक्षा दी जाने लगी। अब तनाव जैसा माहौल विद्यालयों में नहीं होता है। और देखिए मनोविज्ञान का क्या योगदान है शिक्षा में। मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में थ्योरेटिकल एवं व्यवहारिक परिवर्तन किए हैं। यानी शिक्षा मतलब कि मनोविज्ञान ने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल क्या किए हैं, चेंजेस किए हैं शिक्षा में, कि बच्चे को किस प्रकार बेहतर तरीके से सिखाया जाएगा, बच्चे किस प्रकार की गलती कर रहे हैं उनको कैसे ठीक किया जाएगा और बच्चों को खेल खेल के द्वारा या व्यवहार के द्वारा कैसे सिखाया जाएगा, यह सब इसमें शामिल किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में लगे लोगों की धारणाओं को तोड़ा है, नवीन अवधारणाओं को विकसित किया। बिल्कुल सही। जो पुराने थे उन शिक्षा पद्धतियों को मनोविज्ञान ने तोड़ा है और नई शिक्षा पद्धतियों को लाया गया है। पहले नियम से उदाहरण की ओर सिखाया जाता था, पहले नियम सिखाया जाता था तब उदाहरण बताया जाता था। लेकिन अब शिक्षा में पहले उदाहरण को बताया जाता है फिर नियम की ओर जाते हैं। अब जो एजुकेशन हुआ प्रैक्टिकल बेस हो गया है। खेल खेल के द्वारा व्यवहारगत शिक्षा दी जाती है या आपको व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है, आपको पार्क घुमाया जाता है, म्यूज़ियम घुमाया जाता है, इस प्रकार वहाँ पर आपको शिक्षा दी जाती है। और देखिए योगदान क्या है, नवीन अवधारणाओं को विकसित किया है। यह योगदान इस प्रकार है, बालक को महत्व पहले शिक्षा विषय प्रधान और अध्यापक प्रधान थी। जैसे मैंने बताया कि अब शिक्षा शिक्षक प्रधान न होकर विद्यार्थी प्रधान होती है, जिसमें विद्यार्थी को इम्पोर्टेंट रोल माना जाता था। लेकिन पहले के समय में शिक्षक को और विषय वस्तु को यानी पुस्तक को ही इम्पोर्टेंट माना जाता था, विद्यार्थी को इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता था। इसमें बालक को तनिक भी महत्व नहीं दिया जाता था, उसके मस्तिष्क को खाली बर्तन समझा जाता था जिसे ज्ञान से भरना शिक्षक का मुख्य कर्तव्य था। मनोविज्ञान ने बालक के प्रति इस दृष्टिकोण में अमूल परिवर्तन करके शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया है। अब शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। पहले की जो शिक्षा होती थी वह विद्यार्थी केंद्रित नहीं होती थी, बाल केंद्रित नहीं होती थी। पहले की शिक्षा विषय वस्तु केंद्रित होती थी, पुस्तक केंद्रित होती थी और टीचर या शिक्षक केंद्रित होती थी। लेकिन आज के एजुकेशन में, आज के मनोविज्ञान में बाल केंद्रित शिक्षा पर ही जोर दिया जाता था। अब जो कुछ है वह बालक है और बालक शिक्षा के लिए बना हुआ, ना कि शिक्षा बालक के लिए बनी हुई है। ठीक है, मैंने गलत बोल दिया। जो शिक्षा है वो बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है, यह बात याद रखिएगा। यानी शिक्षा अब बालक को सिखाई जाएगी, बालक शिक्षा को नहीं सिखाएगा। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिए बालकों की विभिन्न अवस्थाओं का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन। प्राचीन शिक्षा पद्धति में सभी आयु के बालकों के लिए एक से शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। जैसे जो प्राइमरी लेवल में होते थे, प्राइमरी लेवल में होते थे, मिडिल स्कूल में होते थे और हाई स्कूल में होते थे, उनके लिए एक ही शिक्षा पद्धतियों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब अलग अलग क्लासों के लिए, अलग अलग उम्र के लिए अलग अलग शिक्षा पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने इन दोनों बातों को अनुचित और दोषपूर्ण सिद्ध कर दिया है। उन्होंने यह दोषपूर्ण सिद्ध किया है कि सभी उम्र के विद्यार्थियों के लिए एक एजुकेशन
पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग किया जाएगा जिसमें बच्चे ज़्यादा तरीके से बेहतर तरीके से सीख सकें। उनका कहना है कि बालक जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी रुचियों और आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। बिल्कुल सही। जब जो बच्चा छोटा होगा उसकी रुचियां अलग होगी, जो बच्चा बाल्यावस्था में होगा उसकी रुचियां अलग होंगी, और जो बच्चा किशोरावस्था में होगा उसकी रुचियां अलग होंगी, और जो बच्चा वयस्क हो चुका होगा उसकी रुचियां अलग होंगी। बाल्य अवस्था में उसकी रुचि खेल में होती है, पर किशोर अवस्था में वह खेल और कार्य में अंतर समझने लगता है। इस बात को ध्यान में रखकर बालकों को बाल्य अवस्था में खेल द्वारा और किशोर अवस्था में अन्य विधियों द्वारा शिक्षा दी जाती है। साथ ही उनकी शिक्षा के स्वरूप में भी अंतर होता है। देखिए, जब बच्चे पहले के समय में जब साइकोलॉजी ज़्यादा डेवलप नहीं होती तो उसमें बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में एक ही शिक्षा पद्धति का प्रयोग किया जाता था, एक ही पद्धतियों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आज के समय में अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग शिक्षा पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। खेल विधि का प्रयोग किया जाएगा, या फिर किंडरगार्टन जो स्कूल रहेंगे उसमें खेल के द्वारा सिखाया जाएगा, पुस्तकों के द्वारा जिसमें चित्रों का प्रयोग किया जाएगा, चित्रों के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, या फिर आपको क्या किया जाएगा, आपको चित्र दिखाए जाएंगे ठोस वस्तुओं की कि ट्राइंगल ऐसा होता है, वर्ग ऐसा होता है, आयत ऐसा होता है, एक इस प्रकार होता है, दो इस प्रकार होता है। वस्तुओं के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। अब देखिए और क्या है, बालकों की रुचियां और मूल प्रवृत्तियों का महत्व है। पूर्व काल में किसी भी शिक्षा योजना में बालकों की रुचियों और मूल प्रवृत्तियों का कोई स्थान नहीं था। बिल्कुल सही। जो पहले की शिक्षा पद्धति होती थी उसमें बालक की रुचियों का महत्व नहीं होता था, ना ही उसकी मूल प्रवृत्तियों का महत्व होता था। लेकिन आज के समय में बच्चों की रुचियां महत्वपूर्ण हो गई हैं और उनकी मूल प्रवृत्तियां भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। उन्हीं के अनुसार बच्चों को नॉलेज दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है। उन्हें ऐसे अनेक विषय पढ़ने पड़ते थे जिनमें उनकी तनिक भी रुचि नहीं होती थी और उनकी मूल प्रवृत्तियों से कोई संबंध नहीं होता था। बच्चे उस प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ा करते थे, विषय पढ़ा करते थे जिनमें उनको रुचि नहीं होती थी। लेकिन अब विषय को रुचि के अनुसार विद्यार्थियों के अनुसार पढ़ाया जाता है। और देखिए, मनोविज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि जिस कार्य में बालकों की रुचि होती है उसे वे जल्दी सीखते हैं। इसके अतिरिक्त वे कार्य करने की अपनी मूल प्रवृत्तियों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही। यदि बच्चे की किसी विषय में रुचि होगी तो वह विषय को जल्दी सीख पाएगा। यदि उसके गणित में रुचि है तो वह गणित को जल्दी सीख पाएगा। इंग्लिश में रुचि है तो इंग्लिश को जल्दी सीख पाएगा। यदि उसकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में उसकी रुचि है तो वह इन विषय को जल्दी सीख पाएगा। लेकिन यदि उसकी इन विषय में रुचि नहीं है तो वह इन विषयों को जल्दी नहीं सीख पाएगा। इसी प्रकार यदि उसकी मूल प्रवृत्तियाँ उसके विषय से संबंधित हैं तो वह उस विषय को जल्दी सीख पाएगा। और देखिए, बालकों की शिक्षा के आधार पर उनकी रुचियाँ और मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। और देखिए, बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व। बिल्कुल सही। शिक्षा की प्राचीन विधियों में बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान नहीं दिया जाता था। बिल्कुल सही। बच्चे की क्या रुचि है, क्या उसकी व्यक्तिगत भिन्नता है, बच्चा खेल में अच्छा है कि बच्चा पेंटिंग में अच्छा है कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा है कि बच्चा फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी उसमें अच्छा है कि बच्चा कंप्यूटर में अच्छा है कि बच्चा गणित में अच्छा है कि बच्चा इंग्लिश में अच्छा है। उनको पहले इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान दिया जाता है। अतः सबके लिए समान शिक्षा का आयोजन किया जाता था। यानी पहले के समय में हर एक बालक को समान शिक्षा दी जाती थी, लेकिन आज के समय में बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार, उनकी व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार ही उनको अब एजुकेशन शिक्षा दी जाती है। मनोविज्ञान ने इस बात पर हमेशा प्रकाश डाला है कि बालकों की रुचियों, रुझानों, क्षमताओं और योग्यताओं आदि में अंतर होता है। बिल्कुल, दो बच्चों की रुचियाँ, योग्यताएं एक समान नहीं होंगी, ना ही उनकी क्षमताएं एक समान होगी। उनकी रुझानों में अंतर होगा, उनकी रुचियों में अंतर होगा और उनकी क्षमताओं और योग्यताओं में भी अंतर होगा। तो उसी के अनुसार अब मनोविज्ञान उनको शिक्षा देता है। सब बालकों के लिए समान शिक्षा का आयोजन सर्वथा अनुचित है, जो मैं बता चुका हूँ। इस बात को ध्यान में रखकर मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और
शारीरिक दोष वाले बालकों के लिए अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। बिल्कुल, जो व्यक्ति मंदबुद्धि होंगे उनको अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे पिछड़े हुए हैं उन बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा, और जिन बच्चों में शारीरिक दोष है उन्हें अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। लेकिन पहले के समय में चाहे वो व्यक्ति मंदबुद्धि हो, चाहे वो बच्चा पिछड़ा हुआ हो, चाहे वो बच्चा शारीरिक दोष हो, चाहे बच्चा होशियार हो, उनको एक ही क्लास में बैठाकर एक समान शिक्षा दी जाती थी। लेकिन अब यह तरीका बदल गया। और देखिए, पाठ्यक्रम में सुधार। पहले सभी बच्चों के लिए एक ही पाठ्यक्रम का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब बच्चों को उनकी योग्यताओं के अनुसार, उनकी क्षमताओं के अनुसार उनको अलग अलग पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाता है। पहले समय में पाठ्यक्रम सब विषय सब बालकों के लिए अनिवार्य होते थे, यानी एक ही समय में बच्चों को सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता था, चाहे उनकी रुचि हो चाहे ना हो, उनकी योग्यता हो ना हो। लेकिन अब रुचि योग्यताओं के अनुसार, उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार ही उनको पढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त वह पूर्ण रूप से पुस्तकीय और ज्ञान प्रधान था, यानी पहले का जो पढ़ाई होती थी वह पूरी पुस्तकीय आधार पर की जाती थी। मनोविज्ञान ने पाठ्यक्रम के इन दोनों दोषों की कटु आलोचना की है। यह इस बात पर बल देता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की आयु, रुचियों और मानसिक योग्यताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। पहले बच्चे की मानसिक योग्यताओं का ध्यान नहीं रखा जाता था, ना ही उनकी आयु का ध्यान रखा जाता था, ना ही उनकी रुचियों का ध्यान रखा जाता था। सभी आयु के बालकों के लिए उनकी सभी की एक समान रुचियां तो होती नहीं हैं, पर उनकी अलग अलग रुचियां होने के बाद भी उन्हें एक समान पुस्तकीय ज्ञान दिया जाता था। एक ही आयु के होने पर उन्हें अलग अलग ज्ञान न दिए जाने पर एक ही पुस्तकीय ज्ञान दिया जाता था, क्योंकि सभी बच्चों की आयु भी अलग होती है, मेंटल यानी मानसिक योग्यता भी अलग अलग होती है। लेकिन उनकी अलग अलग मानसिक योग्यता होने के बाद भी उन्हें एक ही पुस्तक से पढ़ाया जाता था। और देखिए, यही कारण है कि 8वीं कक्षा के बाद पाठ्यक्रम को साहित्यिक, वैज्ञानिक आदि वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। अब जो पाठ्यक्रम है वह टोटली अलग प्रकार का पढ़ाया जाता है बच्चों को। अब देखिए, पाठगामी सहगामी क्रियाओं पर बल। प्राचीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का मानसिक विकास करना था, अतः पुस्तकीय ज्ञान को ही महत्व दिया जाता था। यानी पहले का जो पढ़ाई होती थी उन पर केवल उनकी मानसिक योग्यता पर ही ध्यान दिया जाता था, उनकी मानसिक क्षमता को ही विकास पर ध्यान दिया जाता था, साथ ही मानसिक योग्यता को बढ़ाने पर बल दिया जाता था, और उनके पुस्तकीय ज्ञान पर ही महत्व दिया जाता था। उनको कितना ज़्यादा पुस्तकीय ज्ञान है इसी चीज़ पर बल दिया जाता था। पुस्तकीय ज्ञान और को व्यवहारिक ज्ञान में बदलना उनको आता है कि नहीं आता, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। और देखिए, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का विचार भी नहीं किया गया। मनोविज्ञान ने बालक के सर्वांगीण विकास के लिए इन क्रियाओं का बहुत अधिक महत्वपूर्ण बताया है। यही कारण है कि आजकल के विद्यालय में खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि की विशेष रूप से व्यवस्था की जाती है। यानी जो पहले की पढ़ाई होती थी उन पर बच्चों की रुझानों का, खेल कूद का ध्यान नहीं रखा जाता था। अब किसी बच्चे को खेल कूद में अधिक रुचि होगी तो किसी बच्चे को पेंटिंग में ज़्यादा रुचि होगी, तो किसी बच्चे को कंप्यूटर चलाने पर ज़्यादा रुचि होगी। लेकिन पहले के समय में इन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता था और उनको एक ही पुस्तक से अलग अलग रुचियों को बच्चों को पढ़ाया जाता था। लेकिन आज की जो पढ़ाई हो गई है वह अलग अलग रुचियों के अनुसार, अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार और अलग अलग मानसिक योग्यता के अनुसार ही पढ़ाया जाता है। और देखिए, सीखने की प्रक्रिया में उन्नति कैसे की जाती है। पहले शिक्षकों को सीखने की प्रक्रिया का कोई ज्ञान नहीं था, बिल्कुल, क्योंकि जब पहले उनको साइकोलॉजी का ज्ञान नहीं था, मनोविज्ञान का नॉलेज नहीं था, ना ही अलग अलग विषय को अलग अलग तरीके से पढ़ाने का जानकारी थी उनको पहले के लोगों को। अब लेकिन लोगों को जानकारी हो गई है, क्योंकि अब DLED और BEd अनिवार्य कर दिया है। साथ ही उनको व्यवहारिक एजुकेशन पर उनका ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यह नहीं जानते थे एक ही बात को एक बालक देर में और दूसरा बालक जल्दी क्यों सीख लेता है। सच बात है, 2 बालक होंगे, एक बालक एक ही बात को देरी से सीखेगा जबकि एक बालक एक ही चीज़ को जल्दी सीखेगा।
पहले के लोग जो पढ़ाते थे उनको यह ज्ञान नहीं था, लेकिन आज के लोगों को यह ज्ञान हो चुका है कि उनकी मानसिक क्षमता अलग अलग है, उनकी योग्यता अलग अलग है और उनकी रुचियाँ भी अलग अलग हैं, जिनके अनुसार वह सीखते हैं। मनोविज्ञान ने सीखने की प्रक्रिया के संबंध में खोज करके अनेक अच्छे नियम बनाए। यानी क्या किया साइंटिस्टों ने, क्या किया, अलग अलग नियमों को खोजा, अलग अलग शिक्षा पद्धतियों को खोजा और उनको अप्लाई किया अपने पढ़ाने के तरीक़ों पर। इनका प्रयोग करने से बालक कम समय में और अधिक अच्छी प्रकार से सीख सकता है। जब इन मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाने लगा तो बच्चे कम समय में ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखने लगे। जिन बच्चों की रुचियाँ कम थी, जिनकी मानसिक क्षमता कम थी, उनको भी बेहतर तरीके से पढ़ाया जाने लगा और बेहतर तरीके से उनके नॉलेज को, उनके ज्ञान को बढ़ाया जाने लगा। अब देखिए, शिक्षण विधि बहुत ही ज़रूरी होती हैं। विधियों में सुधार। प्राचीन शिक्षा पद्धति में शिक्षण विधियाँ मौखिक थीं और बालकों को स्वयं सीखने का कोई अवसर नहीं दिया जाता था। बिल्कुल सही, पहले की जो विधियाँ थीं वह पूरी तरीके से मौखिक थी, लेकिन आज की जो विधियां हैं वह प्रैक्टिकल बेस पर हैं। अलग अलग हम शिक्षा विधियों का प्रयोग करते हैं, शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर के द्वारा हम सिखाने की कोशिश करते हैं, डायग्राम के द्वारा सिखाने की कोशिश करते हैं, यूट्यूब के द्वारा हम उनको सिखाने की कोशिश करते हैं और उनको पार्कों में ले जाकर, विश्वविद्यालय में ले जाकर और विभिन्न अलग अलग स्थानों पर ले जाकर उनके व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाया जाता था। लेकिन पहले केवल मौखिक शिक्षा दी जाती थी। वे मौन श्रोताओं के समान शिक्षक द्वारा कही जाने वाली बातों को सुनते थे, फिर उनको कंठस्थ करते थे। यानी पहले के बच्चे केवल चीज़ों को रटकर याद करते थे, उनने जो सीखा उसका इस्तेमाल वह व्यवहारिक ज्ञान में नहीं करते थे, यानी उनके व्यवहारिक ज्ञान पर कम जोर दिया जाता था। लेकिन आज के समय में बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। मनोविज्ञान ने इन शिक्षण विधियों में अमूल परिवर्तन कर दिया है। उसने ऐसी विधियों का आविष्कार किया है जिनसे बालक स्वयं सीख सकता है। इस उद्देश्य से करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, रेडियो, पर्यटन, चलचित्र आदि को शिक्षण विधियों में स्थान दिया गया है। पहले की जो शिक्षा पद्धति थी उसमें केवल मौखिक विधियों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। खेल द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है, रेडियो के द्वारा घूमने ले जाकर उनको सिखाया जाता है, पेंटिंग दिखाकर या यूट्यूब पर चलचित्रों को दिखाकर भी उनको सिखाया जाता है। रेवन क्या बोलते हैं के अनुसार मनोविज्ञान ने ज्ञान के प्रचलित होने के कारण ही शिक्षण विधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। जब से मनोविज्ञान आया है तब से अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाने लगा है। अब देखिए और क्या है, अनुशासन की नई विधियाँ। पहले समय में बालकों को अनुशासन में रखने की केवल एक विधि थी, शारीरिक दंड। पहले के समय में बच्चों को शारीरिक दंड के द्वारा ही पढ़ाया जाता था। यदि तुमको दुनिया याद नहीं हुआ तो मारो, यदि कोई पाठ याद नहीं हुआ तो मारो, यदि प्रश्नोत्तर याद नहीं हुआ तो उसको कूटो। लेकिन आजकल इन विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। विद्यालय में दंड और दंड का भय उत्पन्न करके आतंक और कठोरता के वातावरण का निर्माण किया जाता था। पहले बच्चों को शारीरिक दंड देकर ही सिखाया जाता था, लेकिन आज के समय में बच्चों की रुचियों के अनुसार ही उनको सिखाया जाता है। मनोविज्ञान ने दंड, भय और कठोरता पर आधारित अनुशासन को सारहीन प्रमाणित कर दिया। बिल्कुल बच्चों को दंड देकर नहीं सिखाया जा सकता। यह बात अब के टीचर समझने लगे हैं। बच्चों को जितना ही मारा जाए, पीटा जाए, उनको कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता, लेकिन बच्चों को प्यार के द्वारा, प्रेम के द्वारा, खेल के द्वारा या पर्यटन पर ले जाकर ही उनको सिखाया जा सकता है। और देखिए, इसके स्थान पर उनमें प्रेम, प्रशंसा और सहानुभूति को अनुशासन में कहीं अधिक अच्छा आधार बताया गया है। बिल्कुल सही, आज के पढ़ाई में प्रेम को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, प्रशंसा को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है और सहानुभूति को भी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले दंड को ज़्यादा आधार माना जाता था। वह हमें अनुशासनहीनता के कारणों को खोजने और उनको दूर करने का परामर्श देता है। यानी जो मनोविज्ञान होता है, बच्चे अनुशासनहीन क्यों हो रहे हैं इसको जानने में मदद करता है और उसको खोजने में मदद करता है कि इस अनुशासनहीनता को कैसे दूर किया जा सकता है, आदि चीज़ों पर मनोविज्ञान मदद करता है। अब देखिए, मूल्यांकन की नई विधियाँ आ गई हैं। बालकों द्वारा अर्जित किए जाने वाले ज्ञान,
का मूल्यांकन करने के लिए अति दीर्घकाल से मौखिक और लिखित परीक्षाओं का प्रयोग किया जा रहा था। प्राचीन समय में मौखिक परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता था और लिखित परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता था किसी बच्चे का मूल्यांकन करने के लिए। लेकिन आज के समय बच्चों के पढ़ाई को व्यवहारिक किया गया है। इन परीक्षाओं के दोषों को दूर करने के लिए मनोविज्ञान ने अनेक नई विधियों की खोज की है, जैसे बुद्धि परीक्षा, व्यक्तित्व परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा आदि विधियों का प्रयोग किया जाने लगा है। अब देखिए, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति व सफलता। ड्राइवर के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित नहीं करता, पर वह हमको यह निश्चित रूप से बताता है कि उनकी प्राप्ति संभव है या नहीं। यानी आज की शिक्षा में यह बताती है कि बच्चे सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते। आज मनोविज्ञान यह बताता है कि बच्चे क्यों नहीं सीख रहे हैं, इसका कारण बताते हैं। बच्चे क्यों जल्दी सीख रहे हैं, इसका कारण बताते हैं। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। इतना ही नहीं, मनोविज्ञान की सहायता से बिना शिक्षक यह नहीं जान सकता कि वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हुआ है कि नहीं। यानी मनोविज्ञान के द्वारा ही आज यह पता लगाया जा सकता है कि बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, और उनको कितना सिखाया गया है उसका मूल्यांकन करने में भी मनोविज्ञान हमारी क्या करता है, मदद करता है। और देखिए, संबंधित्री विकास का डेवलपमेंट ऑफ ट्राई रिलेशनशिप। रेवन का मत है कि शिक्षा में 3 प्रकार के संबंध होते हैं: बालक और शिक्षक का संबंध, बालक और समाज का संबंध, और बालक और विषय का संबंध। पहले के समय में बच्चे का संबंध नहीं होता था, केवल पुस्तक का संबंध होता था और टीचर का संबंध होता था। लेकिन आज के समय में बालक और शिक्षक का संबंध होता है, बालक और समाज का संबंध होता है, बालक और विषय का संबंध होता है। यह जो तीनों चीज़ें होती हैं आपस में क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। शिक्षा में सफलता तभी मिल सकती है जब ये तीनों संबंध उचित प्रकार के हो। यदि तीनों ही संबंध में एक रूपता नहीं होगी, समानता नहीं होगी, तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। यदि किसी में थोड़ा भी परिवर्तन होगा तो बच्चे के सीखने पर क्या होगा, समस्या जाएगी। देखिए, अर्थात ऐसे हो कि बालक इनसे लाभान्वित हो सके, इस दिशा में मनोविज्ञान बहुत सहायता करता है। यानी मनोविज्ञान बालक का, टीचर का, समाज का और विषय वस्तु का संबंध स्थापित करने में क्या करता है, मदद करता है, और उसमें समानता और समता बनाने में क्या करता है, मदद करता है। और क्या बोल रहे हैं रेवन ने, देखिए, रेवन के शब्दों में जब हम इन संबंधों का उचित दिशाओं में विकास करने का प्रयत्न करते हैं तब मनोविज्ञान हमें सबसे अधिक सहायता देता है। यानी मनोविज्ञान इनका संबंध स्थापित करने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। शिक्षक का, विषय वस्तु का और बालक का, इन तीनों का संबंध बनाने में मनोविज्ञान क्या करता है, मदद करता है, और उसमें इक्वल करने में भी क्या करता है, मनोविज्ञान मदद करता है। सिद्धांत यह है कि नवीन ज्ञान का विकास पूर्व ज्ञान पर आधार पर किया जाना चाहिए। मनोविज्ञान ने हमको यह बताया कि बच्चे का जो वर्तमान ज्ञान होगा वह पूर्व ज्ञान पर आधारित होगा, यानी उसे पूर्व में क्या सिखाया गया है इस चीज़ पर आधारित होगा। और देखिए, नए ज्ञान का आधार पूर्व ज्ञान। स्टाउट का मत है कि शिक्षा सिद्धांत को मनोविज्ञान द्वारा दिए जाने वाला मुख्य सिद्धांत यह है कि नवीन ज्ञान का विकास पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। यानी बच्चे को जो वर्तमान में शिक्षा दी जाएगी वह शिक्षा पूर्व के ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए और पूर्व ज्ञान से कनेक्टेड होनी चाहिए। यदि पूर्व ज्ञान से कनेक्ट नहीं होगी तो बच्चे को वर्तमान में जो ज्ञान दिया जाएगा वह पूरी तरीके से निष्फल होगा, यानी वह अच्छे तरीके से ज्ञान हासिल नहीं कर पाएगा। परिभाषा देखिए, इसके अंदर महोदय क्या कहते हैं, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। बिल्कुल सही। साइकोलॉजी, पेडोलॉजी ने शिक्षा को बेहतर बनाने में क्या की, हमारी मदद की है। बी एन झा क्या बोल रहे हैं, शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। बिल्कुल सही। मनोविज्ञान ने नई नई विधियाँ लाई हैं और इन नई विधियों का इस्तेमाल करके हम बच्चों का नए ज्ञान का अर्जन कर पा रहे हैं और नया ज्ञान दे पा रहे हैं। डेविस क्या कह रहे हैं, मनोविज्ञान ने छात्रों की क्षमताओं और भिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा को विशिष्ट योग्यता दी है। यानी बच्चों की क्षमताओं का अध्ययन करके, बच्चों की मानसिक योग्यताओं का अध्ययन करके और उनका विश्लेषण और संश्लेषण करके ही हमने क्या किया, उनको आधारभूत ज्ञान दिया है।
इसने विद्यालय जीवन में छात्रों के विकास और परिपक्वता का ज्ञान प्राप्त करने में प्रत्यक्ष योगदान दिया। बिल्कुल सही। बच्चों का विकास किस प्रकार हो पाएगा, बच्चों के विकास को और बेहतर कैसे किया जाएगा, बच्चों में कितनी ज़्यादा परिपक्वता विषय के द्वारा ली जाएगी या शिक्षक के द्वारा दी जाएगी, यह सभी चीज़ें मनोविज्ञान पर आधारित हो गई हैं। और देखिए, तो दोस्तों यह बस इतना ही था। आपको कैसा लगा वीडियो यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं अपने वीडियो में अपने पढ़ाने के तरीक़े में और क्या सुधार करूं, आप दोस्तों ज़रूर बताइएगा। नमस्ते दोस्तों।